बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों यहाँ से MCQs, शार्ट क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आना चाहिए, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उसके बाद फिर आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। उन्होंने ये मालूम किया कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब बहुत सारे लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो फिर इसका रिवर्स प्रोसेस भी होना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनना चाहिए। ठीक है, तो माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा जी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि आप एक कंडक्टर ले लो, लाइक कोई क्वाइल ले लो, और उस क्वाइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो। जब इस क्वाइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करेंगे तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वो इंड्यूस EMF जो है वो करंट फ्लो कराएगा, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फिनोमेना है ना, जिसके अंदर हमने एक क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जिससे उसमें EMF इंड्यूस हो गया, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, देखिए, द फिनोमेना इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स causes an induced EMF in the conductor is called electromagnetic induction। ठीक है, कितना आसान और सिंपल सा कंसेप्ट। यानी क्या है, एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने चेंज करना है तो उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे जरूरी बात क्या है, सबसे अहम बात यह है कि भाई आपने चेंज इन फ्लक्स लेके आना है मैग्नेटिक फ्लक्स में। ठीक है ना, तो बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, चेंज इन फ्लक्स लेके आना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो जी किस तरह से आप फ्लक्स में चेंज लेके आ सकते हो। उसको जानने के लिए ना सबसे पहले आप फ्लक्स का फार्मूला लिखो। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B.A। यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और A वेक्टर एरिया है कॉइल का। ठीक है, इसको हम U भी लिख सकते हैं, BA cos थीटा। तो इसके फार्मूले में जरा गौर कीजिए, तीन चीजें आ गई, एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक एरिया आ गया, दूसरा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी चीज आप चेंज करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं चेंज इन फ्लक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर 2 चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, एंड नंबर 3 चेंजिंग एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B एंड वेक्टर एरिया A। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी चीज आप चेंज करेंगे तो आपको फ्लक्स में चेंज मिल जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ओके। अब हम आ जाते हैं जी फैराडेज लॉ के ऊपर। ठीक है, ओके। अभी हमने सीखा कि जब किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब फैराडे क्या कहता है, फैराडे कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। फैराडे कहता है कि जो EMF इंड्यूस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी पर सेकंड आप फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज लेके आओगे उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। पर सेकंड आप मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना कम चेंज लेके आओगे उतना कम EMF इंड्यूस होगा। इसको मैथमेटिकली हम यू शो करते हैं। यहां पर ये जो E है वो EMF के लिए शो हो रहा है, इज इक्वल टू -N डिवाइडेड बाय डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई जो है वो हमारे पास क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किया तो ये बन जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज। ठीक है, वक्त के लिहाज से कितना चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम इसको यू शो करते हैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर जो N है ये बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है, कॉइल की कितनी टर्न्स है उसको हम N से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये आ गया हमारे पास छोटा सा आसान सा इसकी जो स्टेटमेंट है फैराडे लॉ की और उसका फार्मूला। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले को ना मैथमेटिकली प्रूव करना है, क्योंकि बच्चों कुछ बोर्ड्स में ना ये टॉपिक एज अ लॉन्ग भी पेपर में आता है, तो वहां पे आपको प्रूव करके देना होता है। ठीक है, इसलिए अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे, राइट। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे जी, हम एक अपरेटस लेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये एक रॉड ले लिया आपने कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई, ये दूसरी रॉड, दोनों को ऐसे आपने जोड़ दिया और उसके इन दोनों सिरों पे ना आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर लेना है।
ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द प्लेन आप देख सकते हैं, इस तरह क्रॉस मैंने लगाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और एक जो है ये रॉड है हमारे पास, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, उसको मैंने यहाँ पे रखा है, फर्स्ट इस पोजीशन नंबर 1 पे पड़ी हुई है, इसको अभी आप भूल जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करती है जी, ऐसे एक जो है वो बना सकती है छोटा सा एरिया, लूप बनी हुई ना, लूप का छोटा सा ये एरिया है, और उस एरिया में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही है। तो मैंने बताया था कि अगर आपने ईएमएफ को इंड्यूस करना है तो उसके लिए जरूरी है फ्लक्स में चेंज लेकर आओ, फ्लक्स में चेंज चाहिए। तो जब तक ये ऐसे ही इसी रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, यानी इस एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन का फोर्स चेंज नहीं हो रही, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको यहां से मूव कराएंगे तो देखेंगे कि पहले इसका एरिया इतना था, जैसे जैसे आप इसको इधर मूव कराते जाएंगे एरिया बढ़ता जा रहा है। अगर एरिया बढ़ेगा तो उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। देखो पहले 12 थी, अब 3 और बढ़ गई 15 होगी, अब 3 और बढ़ गई 18 होगी, ठीक है, अब 3 और बढ़ गई 21 होगी, 3 और बढ़ गई 24 होगी। जब यहां से इस तरफ को मूव करता हुआ जा रहा है, इसके एरिया में चेंज आता जा रहा है, ठीक है। तो एरिया में चेंज आने से फ्लक्स में चेंज आ गया, और फ्लक्स में चेंज आने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहां से करंट फ्लो करेगा, और गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन शो करेगा कि यहां से करंट फ्लो किया है, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ से इसमें जो है वो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसको जानने के लिए हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है, ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। और जो कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था, वो था मोशनल ईएमएफ का, ठीक है। उसका कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स की सूरत में आपने पेपर में इसको कैसे लिखना है मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रॉड मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रॉड जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यूं ऐसे है और ये रॉड इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और वो ईएमएफ किससे इक्वल आएगा, E इज इक्वल टू VLB। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे आ गया, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में, ताकि उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है और वो रेस्ट में है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होती, कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होती। वजह क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन उस चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर यही चार्ज जो है वो मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, ठीक है। अब इस मूविंग चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, मिलती है। और याद रहे जब मैग्नेटिक फील्ड से मिलती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है, वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर एक्ट होगी, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करें, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को, ये उस चार्ज की वेलोसिटी को, तो जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी वो परपेंडिकुलर टू द पाम होगी ऐसे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये इधर को आ रहा है तो मैंने ऐसे फिंगर इसकी डायरेक्शन में कर दी, थंब मेरी तरफ है तो फोर्स इसके ऊपर ऐसे डाउनवर्ड एक्ट होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ना एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगी अगर ये इधर से मूव करता हुआ इधर आए। तो अब बात याद रख लीजिए कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है, अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है अगर, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, ओके। अब ये एक कंडक्टर है यहां पे पड़ा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे ये इसके अंदर भी तो चार्जेस हैं। जब ये कंडक्टर यहां से इधर ऐसे मूव करके आएगा ऐसे, तो इसके अंदर पड़े हुए चार्जेस भी तो इसी के साथ ही मूव कर रहे हैं ना, तो वो मूविंग चार्ज बन जाएंगे। और मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। तो मान लीजिए इसके अंदर यहां पर हम एक चार्ज ले लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे हम एक चार्ज ले लेते हैं, ये देखिए हमने एक चार्ज को कंसीडर किया। जब ये रॉड यहां से इधर मूव करके आएगी तो इसके अंदर पड़ा हुआ ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, क्यों, अब वो मूविंग चार्ज बन गया। मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, डाउनवर्ड उसको पुश करेगी, ठीक है। इसी तरह से ये चार्ज जो है आस्ता आस्ता नीचे की तरफ आते जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक चार्ज नहीं बहुत सारे चार्जेस होंगे, वो सारे चार्जेस आस्ता आस्ता नीचे की तरफ आते जाते हैं। फिर होता क्या है कि इसका जो एक एंड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाती है और दूसरे एंड के ऊपर चार्ज की मिकदार काफी ज्यादा हो जाती है। ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पर चला जाता है, ये वाला एंड लो पोटेंशियल पर चला जाता है। तो इस तरह इसके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इसको हम ईएमएफ कहते हैं। ये कहानी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, तो हमने कहा था इस चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है जी, मैग्नेटिक फोर्स FB की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालती है हम, FB इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो ये हमारे पास बन जाती है, आपको पता है V क्रॉस B किसके इक्वल होता है, VB साइन थीटा के इक्वल। तो ये जो फोर्स है वो आएगी QVB साइन ऑफ थीटा, ये फोर्स है, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है जी, हमने मालूम करना है EMF, और EMF क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये आ जाता है जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमें वर्क चाहिए, तो वर्क क्या होता है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है L, तो चार्ज यहां से यहां तक आया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया L, फोर्स कितनी है उसके पास QVB साइन थीटा, तो L को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वर्क क्या बन जाएगा QVLB साइन थीटा, L उसमें एक्स्ट्रा आ गया एक, तो ये आ गया हमारे पास वर्क। हमें क्या चाहिए,
ईएमएफ कैलकुलेट करना है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, सिंपली चार्ज से डिवाइड करो उसको, ठीक है, तो क्यू से कट जाएगा। सो ईएमएफ किसके इक्वल आ गया जी, VLB साइन ऑफ थीटा। अब अगर आपके पास जो है वो ये कंडक्टर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो साइन 90 पे 1 होता है, तो आपको बस बन जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू VLB। ये वो VLB की वैल्यू बच्चों जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। तो एक तरह से मैंने 2 मिनट में पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। वो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो इससे प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ईएमएफ इज इक्वल टू VLB। ये कंडक्टर था, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तो मूव करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर जो है वो ईएमएफ आ जाएगा, और वो ईएमएफ किसके इक्वल होगा जी, E इज इक्वल टू VLB। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिए आगे। When the conducting rod move from the position 1 to position 2 in time delta t, the displacement will be delta x। जब ये delta t टाइम के अंदर यहां से इस फर्स्ट पोजीशन से पोजीशन 2 पर आता है तो जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो डेल्टा x के बराबर है। देखो ये इसका इस पॉइंट से पहले जो फासला था वो x1 था, जब यहां से यहां शिफ्ट हुआ अब इसका इस पॉइंट से फासला है x2, ठीक है। तो कितना चेंज आया इसमें, ये इस पोजीशन से यहां पर गया, तो x2 माइनस x1 यानी डेल्टा x के बराबर चेंज आया। ये x2 माइनस x1 असल में डेल्टा x के बराबर है, ठीक है। सो डेल्टा टी टाइम के अंदर इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो यहां से लेकर यहां तक कवर किया, वो डेल्टा x से डिनोट करते हैं। तो फिर देखो यहां से यहां मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या होगा हमारे पास डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी वो टाइम जिस टाइम के अंदर वो यहां से यहां गया, और डेल्टा x वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो उसने यहां से यहां तक कवर किया, तो वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला उठा के ना अपने इस v की जगह पे पुट कर देना, बस काम आसान हो गया आपका, ठीक है। ये वैल्यू याद रखनी है आपने, जो कि इससे निकली आपको, इस मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले से मिली, E इज इक्वल टू VLB, ठीक है। और उसके अंदर आपने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देनी, ये वाली, ये देखो मैंने यहाँ पुट कर दी, डेल्टा x बाय डेल्टा टी आ गया। अब ये जो डेल्टा x है ना, हमारे पास ये वाले रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो हमारे पास ये लेंथ है L, ठीक है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है L, ठीक है। तो देखो ये लेंथ और ये विड्थ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये एरिया नहीं बन जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ क्या बनता है, एरिया बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ एरिया। तो मैंने यहाँ पे शो किया है डेल्टा ए यानी चेंज इन एरिया किसके इक्वल है, डेल्टा x इंटू एल। मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये देखो ये डेल्टा x है और ये l है, यानी विड्थ इंटू लेंथ क्या होगा आपके पास, एरिया बन जाएगा। तो डेल्टा ए बन गया, इंटू साथ में आ गया b, ठीक है बच्चों, ओके। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे पास एरिया आ गया और ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स का क्या फार्मूला पढ़ा था आपने, फ्लक्स हमारे पास प्रोडक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की प्रोडक्ट होती है ना। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पे b डॉट ए की जगह लिख दिया हमने फ्लक्स फाई, ठीक है। सो डेल्टा फ्लक्स, अब नीचे क्या आ गया डेल्टा टी। तो ईएमएफ जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया जी, हमारे पास डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों, ओके। अब ये था हमारे पास एक लूप के लिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा तो फिर आप क्या करेंगे, इफ देयर इज अ कॉइल विद n नंबर ऑफ टर्न्स, एक लूप नहीं है यहाँ, तो एक लूप थी, अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फिर जो है वो यहाँ पे आप उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। सो ईएमएफ इज इक्वल टू n टाइम डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी आ जाता है, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है ना, वहाँ पे ये आएगा भाई ये नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे तो नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, क्यों नेगेटिव साइन लगाया हमने यहाँ पे, The induced EMF always opposes the change in flux। ये जो EMF इंड्यूस हुआ ना, ये हमेशा अपोज करता है, किसको अपोज करता है, चेंज इन फ्लक्स को। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि EMF इंड्यूस जो हुआ वो इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है बच्चों, ओके। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू इंक्रीज द इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF की वैल्यू को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे। नंबर 1, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, वो जो कॉइल है ना उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे तो आपको बस ईएमएफ जो है वो ज्यादा हो जाएगा। नंबर 2, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्गर कर दो, ठीक है। नंबर 3, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। अब रिलेटिव मोशन की बात की है, यानी या आप कॉइल को रेस्ट में रख के मैग्नेटिक फील्ड को उसके करीब यानी मैग्नेट को करीब ले जाओ, दूर ले जाओ, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो, या मैग्नेट को फिक्स रख के कॉइल को उसके करीब या दूर ले जाओ, ठीक है। इस तरह इनकी रिलेटिव मोशन बन जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ज्यादा कर दो किसी भी तरह से आप, ठीक है। तो अगर आप रिलेटिव मोशन उसकी बढ़ा देंगे तो फिर भी आपके पास जो ईएमएफ है वो ज्यादा हो जाएगा। सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी इनकी एक दूसरे के लिहाज से जो मोशन है उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो, ठीक है। उससे भी कॉइल के अंदर जो है वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। अब एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है,
आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आपने इसको समझना है, समझ के फिर इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है, या क्या आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू गेस अबाउट द करंट इन द रिंग नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये एक रिंग है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सारी ऊपर से नीचे ऐसे गिरती हुई आ रही हैं, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दे दी गई है। इसका करंट I1, इसका करंट I2, इसका करंट I3, इसका करंट I4, इसका करंट I5 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि I2, I3 और I5 के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो भी आपके माइंड में आता है आप बताएं कमेंट में, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि I1 की वैल्यू 0 है और I5 की वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि इसमें से फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप सोच के बताइए कि यहाँ पर जो I2 और I3 और I4 है, इनमें करंट कैसे हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 5, ठीक है। इनमें से कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास ही नहीं कर रही। यहाँ पे कोई जो है वो फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा। सो I1 एंड I5 की वैल्यू 0 होगी। फिर हम बात करते हैं इस रिंग नंबर 2 की और रिंग नंबर 4 की, ठीक है। रिंग नंबर 2 जैसे जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती जा रही, मूव करते हुए नीचे आते हुए, उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में इंक्रीज आता जा रहा है, यानी यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। जब यहाँ फ्लक्स में चेंज आ जाएगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। और जो नीचे वाली 4 नंबर है, जब ये यहाँ से इस वक्त इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करती जाएगी तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी, ठीक है। जब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा ऐसा कम होती जाएंगी, ठीक है, तो इसमें भी फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर भी करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर रिंग नंबर 2 में और रिंग नंबर 4 में दोनों में करंट एक दूसरे से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो फ्लक्स में इंक्रीज की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो फ्लक्स में डिक्रीज की वजह से होगा, ठीक है। बात समझ आ गई है? ओके, यहाँ तक इतना आपको क्लियर हो गया कि दोनों में करंट जो है वो एक दूसरे से अपोजिट होगा। अब जो तीसरी है हमारे पास, ये रिंग नंबर 3, इसके अंदर फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शंस क्या है। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। ओके, आपको एक पॉइंट पहले क्लियर कर दूं, द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है। अब ये बात माइंड में रखते हुए इसको समझना जरा, थोड़ा सा लिटिल बिट ये टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब ये रिंग ऊपर से नीचे आती है तो इसमें फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है। फ्लक्स में क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। उससे क्या हुआ, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ। वो ईएमएफ जो है वो उससे करंट फ्लो करेगा, वो करंट अपनी फील्ड बनाएगा और इस तरफ बनाएगा कि वो उसको डिक्रीज करेगा फ्लक्स को। कैसे? देखो जरा, ये अपना जो है वो इधर हमारा कोई नॉर्थ होगा जिससे फील्ड लाइंस लेके हम इसको ऐसे इसमें फेंक रहे हैं। ये क्रॉस, ये देख सकते हैं ना, इनटू द प्लेन है, इधर कहीं नॉर्थ होगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ बना देगा, ठीक है। तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ तब बनेगा जब इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, ऐसे, ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी, तो इसकी जो हमारे पास नॉर्थ है वो एक्सटर्नल जो नॉर्थ है उसके सामने आ जाएगा, ये फील्ड को इस तरह डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप अंडरस्टूड की बात है, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगी। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा यूं कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता फील्ड लाइन जो है वो नीचे आते हुए डिक्रीज हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स आया और ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इसमें जो है वो हमारे पास क्या आएगा, करंट फ्लो किया, ठीक है। अब वो करंट कैसे फ्लो करेगा, वो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि इस फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो जिधर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सटर्नल आ रही थी, ये भी फील्ड उधर को ही भेजेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अपना नॉर्थ जो है वो इस डायरेक्शन में बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है वो यहाँ से यूं फ्लो करेगा, तो तब नॉर्थ इस तरफ को बनेगा, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से इधर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। बात समझ गए? अब ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, सम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप इतना भी याद रख लें तो काफ़ी है कि मैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्यों? यहाँ पे फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पे फ्लक्स में डिक्रीज आ रहा है। इतना भी कर लें तो बहुत है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।